सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। मार्च 2022 में पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई है? तो आंसर होगा जिया रॉय। तो पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल डमरू मध्य, पहले तो ये बता दो ये किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो आपको पता है ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पाक स्ट्रेट। और अभी इसी पाक स्ट्रेट में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई हैं? जिया रॉय बन गई हैं। ये पैरा स्विमर है यानी कि दिव्यांग तैराक है। इन्होंने कितने किलोमीटर की दूरी तय की और कितने समय में? तो 28.5 किलोमीटर की दूरी तय की है इन्होंने 13 घंटे 10 मिनट में। तो इनका नाम याद रखेंगे आप, जिया रॉय। बाकी आरती साहा का नाम भी आपने सुना होगा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली ये पहली महिला तैराक बनी थी। अरुणिमा सिन्हा तो आप जरूर जानते होंगे, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला हैं ये। और प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा ये नेपाल में है, विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसे फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी प्रियंका मोहिते। अच्छा चलिए बताइए, अभी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? तो आंसर होगा हर्षवंती बिष्ट बनी थी। और आपसे पूछे कि अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी? तो आंसर होगा धृति बनर्जी। अच्छा एक और प्रश्न का उत्तर दो कि भारत का पहला डुगोंग इसको सी काऊ बोलते हैं, तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा तमिलनाडु। और इसे कहां पे स्थापित किया गया? पाक खाड़ी में ही। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो कार्बन न्यूट्रल कृषि पद्धति, इसका मतलब क्या हो गया कि खेती करने में कार्बन का कम से कम उत्सर्जन होना चाहिए। मतलब जितना भी कार्बन उत्सर्जित होगा उतना ही कार्बन को समाप्त करने का काम भी किया जाना चाहिए। और इसी के लिए अभी सरकार ने बजट में 6 करोड़ रुपए रखे हैं। तो वन लाइन में आपको याद रखना है कि कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा केरल। अच्छा वैसे भारत ने शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का रखा है? 2070 का। और भारत ने ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य कब का रखा है? 2047 का। अब बात यहाँ पे केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। देखो केरल को क्या कहते हैं? गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग कहा जाता है। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। यहीं पे आपको विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन मिलेगा और भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ये भी आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा अभी आपको याद होगा एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो ये सबसे कम किस राज्य का है? तो आंसर होगा केरल का। और मातृ मृत्यु अनुपात का मतलब क्या होता है? 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो कहते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस ये केरल ने लॉन्च किया था। केरल का पहला कारवान पार्क कहां पे खुला था? इडुक्की जिले में। और बताओ कौन सा राज्य पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इसका आयोजन करेगा 2023 में? तो आंसर होगा केरल। केरल के तिरुअनंतपुरम में होंगे ये। और नीति आयोग ने देश का पहला जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया था उसमें सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा केरल। और भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय ये कहां पे खोला गया? तो आंसर होगा केरल में ही। भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये भी आपको मिलेगा केरल में। और भारत का पहला जेंडर पार्क ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? केरल के कोझिकोड में। यहीं पे ही वन स्कूल वन IAS योजना शुरू होती है। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डेनिस पार्नेल सुलिवन को। तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ हैं ये डेनिस पार्नेल सुलिवन, इनको वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है। और ये जो अवार्ड है ये गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। कौन देता है? नॉर्वे सरकार देती है। और अभी किसको मिला 2022 का? डेनिस पार्नेल सुलिवन को मिला है। अच्छा इसी तरह से आपको याद होगा रामानुजन पुरस्कार भी होता है और ये 2021 का किसे मिला था? नीना गुप्ता को मिला था। अच्छा वैसे नीना गुप्ता से एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी है, इनका नाम भी न्यूज़ में था क्योंकि इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम है सच कहूं तो।
और आप बताओ नेशनल मैथमेटिक्स डे हम लोग कब मनाते हैं। बाकी नारायण प्रधान अभी 31वां जीडी बिरला पुरस्कार जीता था, और विनोद शर्मा 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इन्होंने जीता था। तो ये याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 मार्च को। तो हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, टीबी किससे होता है, बैक्टीरिया या वायरस? तो ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इस बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। कब की थी? इसी दिन 24 मार्च को। इसीलिए हम वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को ही मनाते हैं। और थीम क्या है इस बार की? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। और वैसे भारत का लक्ष्य कब का है टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का? 2025 का है। अच्छा, आप तो ये बताओ टीबी मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। उसी के साथ जम्मू कश्मीर का बडगाम जिला भी टीबी मुक्त हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। चलिए आपको मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज एक बार रिवाइज करवाते हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 1 मार्च को ही जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस मनाया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस, सिविल अकाउंट्स डे मनाया। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया। 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया। 4 मार्च को विश्व मोटापा, वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया। 7 मार्च को ही विश्व टेनिस दिवस मनाया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया। 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं, मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं ये वैसे। और अभी 10 मार्च को ही हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज के रूप में मनाया। फिर 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया। 14 मार्च को ही नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस मनाया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया। और 15 मार्च को अब से हम इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएंगे। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस और ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया। 20 मार्च को ही विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया। 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया। और 21 मार्च को कई सारे डेज मनाए थे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया, विश्व कठपुतली दिवस मनाया और विश्व कविता दिवस, ये भी 21 मार्च को ही मनाया। फिर 22 मार्च को भी वर्ल्ड वाटर डे मनाया था, उसी दिन बिहार दिवस भी होता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस हमने मनाया था। तो मार्च के ये सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा? ऋचा मिश्रा ने। तो अभी ऋचा मिश्रा ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। बाकी डॉक्टर किरण बेदी, अभी इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। सागरिका घोष अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। और उमा दास गुप्ता ने भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? अ हिस्टोरी ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर, पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसके अलावा 2 प्रश्न आप लोग और याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 का बुकर पुरस्कार किसे मिला, तो आंसर होगा डेमन गलगुट को। ये साउथ अफ्रीका के लेखक हैं, इनके नॉवल द प्रॉमिस के लिए। और 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो डेविड डायोब को मिला है, ये फ्रांस के लेखक हैं। इनके नॉवल का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। याद रहेगा ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में पहली महिला अमेरिकी विदेश मंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा मैडेलिन अल्ब्राइट। तो मैडेलिन अल्ब्राइट ये कौन थी? अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री थी ये, और अभी इनका निधन हो गया। आपको बता दूं, इन्हें 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक भी मिला था। क्या नाम है? मैडेलिन अल्ब्राइट। और केतनजी ब्राउन जैक्सन का नाम भी आपको याद होगा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। और माया एंजेलो, याद है क्या? अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला है ये। अच्छा, फ्रांसिस केरे तो आपको जरूर याद होगा, अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है। प्रित्जकर पुरस्कार 2022 पाने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं ये। अच्छा, अभी एक वैज्ञानिक का नाम आप बता सकते हो क्या जिन्होंने HIV की
HIV वायरस की खोज की थी और अभी उनका निधन हो गया। तो उनका नाम है मॉन्टेग्नियर। और अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का भी निधन हो गया, उनका नाम था सिडनी पॉइटियर। और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का भी निधन हो गया था, उनका नाम क्या है, डेविड सासोली। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मार्च 2022 में जारी पुरुष एकल बैडमिंटन रैंकिंग में लक्ष्य सेन की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 9th। तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में उप विजेता लक्ष्य सेन पहली बार पुरुष एकल बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंच गए। इसमें वे 9वें स्थान पर हैं और इस तरह से वे पुरुष एकल बैडमिंटन में सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय भी बन गए हैं। जबकि विश्व रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत ये 12वें नंबर पर हैं और टोक्यो ओलंपियन बी साई प्रणीत ये 19वें स्थान पर हैं। अच्छा, लक्ष्य सेन से आपको याद आता होगा, अभी योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता था लक्ष्य सेन ने। और अभी जर्मन ओपन 2022 में सिल्वर मेडल जीता था लक्ष्य सेन ने। अच्छा, अभी आपको याद होगा उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? उन्नति हाड़ा ने। और ये टूर्नामेंट जीतने वाली वे सबसे कम उम्र की भारतीय बैडमिंटन प्लेयर बनी है। और इसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? किरण जॉर्ज ने जीता था। ये टूर्नामेंट हुआ था कटक उड़ीसा में। 2 कप मैंने आपको बताए थे, एक होता है उबेर कप, एक होता है थॉमस कप। दोनों का संबंध आपके बैडमिंटन से है। उबेर कप अभी जीता था चाइना ने जापान को हरा करके। थॉमस कप इंडोनेशिया ने जीता चाइना को हरा के। और आपको बताया 2026 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप को कौन होस्ट करेगा? भारत। अच्छा बताओ, अभी सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? PV सिंधु ने। और एक अच्छा प्रश्न और है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ पे खोली गई? तो आंसर होगा लखनऊ में। लखनऊ में आपको सिडबी का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। उसी तरह से आपको याद होगा तस्नीम मीर का नाम 2022 में दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बन गई है, गुजरात से हैं। और नंदू नाटेकर का नाम सुना होगा, 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने थे ये, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना था? डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को। और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना था? ताइवान की ताई जू यिंग को। अच्छा, PV सिंधु से रिलेटेड एक बुक आपको और याद रखनी है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु, जिसको लिखा है V कृष्ण स्वामी ने। और वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में। याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो आंसर होगा अभय के। तो कवि राजनयिक अभय के ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, जिसे अक्टूबर 2022 में रिलीज किया जाएगा। और आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था, साहित्य अकादमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर अभय के की एक बुक है मानसून, उसको प्रकाशित किया था, तब आपने इनका नाम सुना होगा। बाकी जयंता घोषाल ममता बनर्जी के ऊपर बुक लिखी थी जिसका नाम है ममता बियॉन्ड 2021। और डॉक्टर थॉमस मैथ्यू आपको जरूर याद होंगे, रतन टाटा जी की जीवनी लिखी, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। और मीनाक्षी लेखी इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नाम की बुक लिखी है। याद रखेंगे ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सरकार ने 2050 तक कितने हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 220। तो अभी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने कहा है कि सरकार ने नागरिक उड्डयन उद्योग को भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक बताते हुए 2050 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। और 2050 से आपको याद आता होगा, चलो मैं आप ही से पूछूंगा कि 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना था? बताओ। आंसर होगा मुंबई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी थी? तो आंसर होगा स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। और अभी एयर इंडिया के चेयरमैन कौन बने? टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन। और जेट एयरवेज के CEO बने थे संजीव कपूर। उसी तरह से ब्रह्मोस एरोस्पेस के MD CEO बने थे अतुल दिनकर राणे। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी बने राजीव बंसल। इंडिगो एयरलाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे राहुल भाटिया। विस्तारा एयरलाइन के CEO बने थे विनोद कन्नन। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट
ये कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा बन जाएगा? तो आंसर होगा 2030 तक, याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, 22 मार्च 2022 को किसने सुजलाम 2.0 अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत। अभी आपको याद होगा हमने वर्ल्ड वाटर डे मनाया था 22 मार्च को ही। उसी दिन हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने सुजलाम 2.0 अभियान को शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है अभियान का? ग्रामीण इलाके में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के मैनेजमेंट के लिए इसे रिसाइकल करके और फिर से उपयोग में लिया जाए, उसी के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। और यहाँ पे एक शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट। एक शब्द नहीं, मतलब एक लाइन है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट। इसका मतलब वही है गंदे पानी का मैनेजमेंट करना। ये आप ध्यान रखना, ताकि गांव के लोगों को उस गंदे पानी से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, 24 से लेकर 27 मार्च 2022 तक नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो ये है विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम। ये 24 मार्च को शुरू हुआ, जो कि 27 मार्च तक चलेगा। और ये नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। कहाँ पे शुरू हुआ? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। और किसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है? नागरिक विमानन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा। उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और निवेश के लिए मंच उपलब्ध कराना। अच्छा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक योजना चला रखी है। क्या नाम है उसका? उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। और इस कार्यक्रम की थीम भी है इंडिया @75 न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। और देखो, हैदराबाद से आपको याद आएगा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। इसका उद्घाटन किया गया था हैदराबाद में, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू है, 216 फीट ऊंची है। और माइक्रोसॉफ्ट, याद रखना, हैदराबाद में ही भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी स्थापित करेगा। और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये स्थापित किया गया हैदराबाद में ही। और वैसे हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। अच्छा, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। तो बताइए, अभी हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा 8.1%। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा था तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा सरदार बोल्डेमुखामेदोव। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया। वहीं पे इनकी PDF आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।